जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। प्लीज कम ऑनलाइन एवरी पर्सन। सबसे कहें कि वो ऑनलाइन आ जाए, क्लास का टाइम जो है वो हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं हाफ टाइम में आपको लेक्चर दूंगी और हाफ टाइम में मैं आपका जो है वो क्विज लूंगी। सो स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी रिवीजन मैं आपको इसीलिए बार बार ज्यादा दफा इसीलिए करवा रही हूँ कि ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, और इस लेक्चर की वजह भी यही है कि इसको रिपीट करवाने का मकसद भी यही है कि जो है वो आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। स्टरलाइजेशन में कहता है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और रिमूव्स ऑल द माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर। कहता है ये एक फिजिकल और केमिकल दोनों तरह का मेथड है जिस जो कि इस्तेमाल किया जाता है हर तरह की लाइफ्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इवन जिसमें हमारे स्पोर्स भी आ जाते हैं, यानी स्पोर्स की डिस्ट्रक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है, जो कि स्टरलाइजेशन कहलाता है। इसमें हम ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ उनको किल कर दें और उनके स्पोर्स को जिंदा रहने दें, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। स्पोर्स को भी किल किया जाता है और स्पोर्स की किलिंग्स के साथ साथ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी किल किया जाता है। डिस इन्फेक्शन दूसरा हमारे पास प्रोसीजर है। कहता है इट इज किलिंग और रिमूविंग ऑफ दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किलिंग होती है और रिमूविंग होती है ऑफ ऑल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उसमें स्पोर्स भी मर जाते हैं, सब चीजें खत्म हो जाती है। डिसइंफेक्शन कहलाता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, स्पोर्स नहीं सॉरी खत्म होते हैं, सिर्फ किलिंग होती है। स्पोर्स जो किलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो स्टरलाइजेशन की होती है, डिसइंफेक्शन की नहीं होती। अब डिसइंफेक्शन वो प्रोसेस है जिससे हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं, और वो खास किस्म की प्रोडक्ट जो कि डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज की जाती है उनको डिसइंफेक्टेंट्स कहा जाता है। अब उन डिसइंफेक्टेंट्स में मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, मतलब प्रोडक्ट्स यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से चीजों को खत्म करना, जैसे बेजान सरफेसेज हैं उनके ऊपर से खत्म करना। ये कहता है नेसेसरीली स्पोरोसिडल होती है। स्पोरोसिडल का क्या मतलब है, यानी कि स्पोर्स को खत्म करने वाली होती हैं, बट मे बी स्पोरोस्टैटिक, लेकिन स्पोरोस्टैटिक भी होती हैं। सारी स्पोर्स को खत्म नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसी होती हैं कि जो स्पोर्स को मारती भी हैं और खत्म भी करती हैं। ठीक है, और ये इनहिबिट करती हैं जर्मिनेशन को और आउटग्रोथ को, यानी कि दोबारा ग्रोथ करने से भी ये रोकती हैं। उसके बाद आ जाता है एंटीसेप्टिक्स, अ प्रोडक्ट दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन और ऑन द लिविंग टिश्यू। अगर तो ग्रोथ खत्म करनी है लिविंग टिश्यू के ऊपर से, तो वो क्या कहलाती है, वो एंटीसेप्टिक कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने हाथ से, हाँ, हैंड पे, बॉडी के किसी भी पार्ट पे किसी किस्म का कोई बॉयल ब्लिस्टर बन जाता है, तो उस बॉयल ब्लिस्टर को खत्म करने के लिए जो मैं खास किस्म की एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज करूंगी, वो क्या कहलाएंगे, एंटीसेप्टिक वो सोल्यूशन होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को खत्म करने के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है, तो वो कहता है प्रोडक्ट जो कि डिस्ट्रॉय कर देती हैं या इनहिबिट कर देती हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिविंग टिश्यू के ऊपर से, वो एंटीसेप्टिक कहलाती हैं। आगे आ जाता है एसेप्टिक। एसेप्टिक कहता है कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। पैथोजेनिक माइक्रोब्स कौन से माइक्रोब्स होते हैं, जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, जो कि नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। सो पैथोजेनिक माइक्रोब्स को खत्म करना जो होता है वो एसेप्टिक कहलाता है। ये एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड एसेप्टिक। अब एसेप्टिक हम सरफेसेस को भी कर सकते हैं, ओटीज को भी कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, ठीक है, आपके क्लिनिक्स हो गए, ठीक है, आपकी वार्ड्स हो गई, आपके जो है वो डिफरेंट सेटअप हो गए जहाँ पे आप मेडिकल की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में मेन जो है वो फिजिकल मेथड्स आ जाता है, ठीक है, और नंबर 2 केमिकल मेथड्स आ जाता है। फिजिकल मेथड्स अब डिफरेंट तरह के होते हैं, हीट होता है, ड्राई होता है और मॉइस्ट होता है। हीट में भी आगे से फर्दर 2 कैटेगरीज है, ड्राई हीट आ जाती है और मॉइस्ट हीट आ जाती है। इसी तरह से रेडिएशन में भी आपके पास क्या आ जाता है, यूवी लाइट आ जाती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन आ जाती हैं, और फिल्ट्रेशन आ जाती है। केमिकल मेथड्स नंबर 2, केमिकल मेथड्स में आपके पास जो है वो डिफरेंट केमिकल्स एजेंट्स आ जाते हैं, अल्कोहल, फिनॉल वगैरह।
उसके बाद स्टरलाइजेशन मेथड में रेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है यूवी लाइट हैज लिमिटेड स्टरलाइजिंग पावर। यूवी लाइट जो होती है जिसे कि अल्ट्रा वायलेट लाइट बोलते हैं, उसकी एक लिमिटिंग सी पावर होती है, ठीक है, बिकॉज वो जल्दी से पेनिट्रेट नहीं कर पाती इनटू मोस्ट ऑफ द मटेरियल, बहुत से मटेरियल में। सो जनरली यूज्ड इन रेडिएशन ऑफ द एयर इन सर्टेन एरियाज, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन रूम्स एंड टीबी लेबोरेटरीज। सो जनरली उसको यूज किया जाता है इन ऑपरेटिंग रूम्स के अंदर एंड टीबी लेबोरेटरीज के अंदर, टीबी की लेबोरेटरी के अंदर और ऑपरेशन रूम्स के अंदर उसको यूज किया जाता है। तो ये जो है वो रेडिएशन के तौर पे यूज करती है। उसके बाद आ जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमारे पास गैमा रेडिएशन आ जाती है। सोर्स कोबाल्ट आ जाता है, हैज अ ग्रेटर एनर्जी देन यूवी लाइट। उसके पास ग्रेटर एनर्जी होती है देन यूवी लाइट के मुकाबले में, ठीक है। देयरफॉर मोर इफेक्टिव यूज मेनली इन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, ग्लव्स, स्पेसिमेन कंटेनर्स एंड पेट्री डिशेस। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन में गैमा रेडिएशन उसने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और कोबाल्ट 60 जो है वो ग्रेटर एनर्जी रखता है देन, इसके मुकाबले में ग्रेटर एनर्जी वो रखेगा आपकी यूवी लाइट के मुकाबले में, क्योंकि यूवी लाइट उसने कहा कि मोस्ट ऑफ दी सर्फेसिस के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो कोबाल्ट 60 है वो ज्यादा जल्दी पेनिट्रेट कर देता है, लिहाजा वो ज्यादा इफेक्टिव है। और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के अंदर ये यूज होता है प्लास्टिक सिरिंजेस में, ग्लव्स में, स्पेसिमन में और पेट्री डिशेज में, ठीक है। आगे आ जाता है आपके पास फिल्ट्रेशन। कहता है मे बी डन अंडर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि आपने तस्वीर में दिखाया गया है, फिल्टर पेपर एक ग्लास का बना हुआ उसमें दिखाया है, ये तो आजकल का लेटेस्ट और मॉडर्न है। इससे पहले जो फिल्टर पेपर लेबोरेटरी में यूज होते थे वो इसी पर्पज के लिए यूज होते थे कि आप चीजों को फिल्टर करने के लिए यूज करते थे। मे बी डन अंडर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर। बेस्ट नॉन एग्जाम्पल इज दी मेम्ब्रेन, जो है वो आपकी मेम्ब्रेन है, फिल्टर होती है जो कि सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। जनरली रिमूव मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया को वो रिमूव कर देती है, बट वायरसेस एंड सम स्मॉल बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल क्लेमेडिया, माइकोप्लाज्मा में पास थ्रू इट। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि क्लेमेडिया है, आपका माइकोप्लाज्मा है, वो इजीली इसमें से पास आउट जो है वो हो जाते हैं। Thus, filtration does not technically sterilize item, but it is adequate for circumstances under which it is used. मतलब इसी वजह से यही रीजन है कि हम उसको आइडियल स्टरलाइजेशन का प्रोसेस फिल्ट्रेशन को नहीं कहते, बस फॉर द टाइम बिंग हम इसको यूज कर लेते हैं कि चलो कुछ गुजारा हो रहा है तो दैट्स इनफ। या पहले दौर में जब इतनी एडवांस फिल्ट्रेशन नहीं थी, इतनी एडवांस स्टरलाइजेशन नहीं थी, तो हम इस किस्म की फिल्ट्रेशन, कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन से भी काम चला लेते हैं कि गुजारा हो रहा है। मेन यूज फॉर हीट लेबाइल सब्सटेंसेस, ज्यादातर ये उन सब्सटेंसेस के लिए अच्छी है जो कि हीट बर्दाश्त नहीं करते, हीट लेबाइल सब्सटेंसेस के लिए, फॉर एग्जांपल सीरा और एंटीबायोटिक्स। बेसिकली ये प्रोटीन्स होती हैं और प्रोटीन्स को जरा सा भी हीट दो तो वो डीनेचर हो जाती है। सो द रिकमेंडेड साइज फिल्टर पेपर that will exclude the smallest bacteria cell is 0.22 micron, और जो ज्यादा से ज्यादा हमें फिल्ट्रेशन में हेल्प कर सकता है वो 0.22 माइक्रोन का फिल्टर पेपर है जो कि हमें हेल्प आउट कर सकता है। उसके बाद स्टरलाइजेशन बाय हीट, मोस्ट कॉमन मेथड है स्टरलाइजेशन बाय हीट। ड्राई हीट आ जाती है। सिंपलेस्ट मेथड इज एक्सपोजिंग द आइटम्स टू बी स्टरलाइज्ड to the naked flame, for example Bunsen burner for sterilizing bacteriological loop, knives and blade, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजिकल ब्लेड्स, नाइव्स, लूप्स को स्टरलाइज करने के लिए बंसन बर्नर के ऊपर हम लोग गर्म करते हैं लूप को, और गर्म करने के बाद हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बंसन बर्नर के ऊपर जस्ट फॉर द टाइम बिंग गर्म किया, उसको गर्म करने के बाद फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किया, ठीक है। तो ड्राई की ये भी बंसन बर्नर एक एग्जाम्पल है। हॉट एयर ओवन, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, हॉट एयर ओवन एक्सपोज आइटम्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड 160 सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर, ठीक है। अब ये मैं एमसीक्यू भी पूछ सकती हूँ कि हॉट एयर ओवन जो होता है उसके टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर आपने बताना है कि उसका 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 1 आवर के लिए। इट हैज इलेक्ट्रिक एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है इन द चैम्बर एज ए सोर्स ऑफ हीट, प्लस अ फैन टू सर्कुलेट एयर फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट।
और उसके अंदर एक छोटा सा पंखा लगा होता है जो कि सारी की सारी हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। अगर ये पंखा नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाएगी जो कि एक्स्ट्रा हीट होगी और चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट करेगी। लिहाजा कूलिंग फैन जो है वो क्या करता है, हीट को डिस्पर्स करने के लिए यूज होता है कि इजीली हीट जो है वो पूरे चैम्बर के अंदर डिस्पर्स हो जाए। यूज्ड फॉर मेटल्स, ग्लासवेयर, ऑइंटमेंट्स, ऑयल्स, वेव, वैक्सेस, पाउडर्स, दैट्स व्हाई आइटम्स दैट आर लेकिंग वाटर। ठीक है, ऐसी तमाम किस्म की आइटम्स जो कि वाटर लेकिंग है, जिनमें वाटर मौजूद नहीं होता, ये उसके लिए यूज होता है। जैसे ऑइंटमेंट्स आ गए, ऑयल आ गए, ग्लासवेयर आ गए, ठीक है, मेटल्स आ गई, ठीक है, वैक्सीज आ गए, पाउडर आ गए, ये उनके लिए यूज होता है। ठीक है, आगे आगे आपके पास मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट क्या करती है? मॉइस्ट हीट कहता है यूजेज ए हॉट वाटर। मॉइस्ट हीट किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय डीनेचरिंग प्रोटीन। डीनेचर कर देती है ये आपकी प्रोटीन को। ठीक है, मॉइस्ट हीट से मुराद ये है कि ऐसी हीट जिसके अंदर मॉइस्चर हो, पानी के कतरे शामिल हो, क्योंकि बहुत सी हमारी ऐसी आइटम्स होती हैं स्टरलाइजेशन, जिनको हमें स्टरलाइज करना होता है कि अगर हम उनको डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करें तो वो डीनेचर हो जाएंगी या उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी। लिहाजा मॉइस्ट हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हमने क्या करना होता है, हम उसको मॉइस्ट हीट दे रहे होते हैं, नमी वाली हवा दे रहे होते हैं, लेकिन वो गर्म हवा होती है। बॉइलिंग है, कहता है क्वाइट कॉमन है स्पेशली इन डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस। जैसे कि पिछले ज़माने में इतना स्टरलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, बॉइलिंग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते थे, चीज़ों को बॉयल कर लेते थे और बॉयल करके फिर वो जो नतीजा निकालते थे, जो भी वो चीज़ों को यूज़ करते थे, वो वाया बॉइलिंग कर लेते थे। सो क्वाइट कॉमन है स्पेशली इन डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस। उसके बाद टिंडलाइजेशन आ जाती है, नेम्ड आफ्टर जॉन टिंडल। ठीक है, टिंडलाइजेशन को इसलिए टिंडलाइजेशन कहा गया क्योंकि उस पर्सन का नाम जो था वो टिंडल था, जॉन टिंडल था उसके नाम से। उसके बाद कहता है लेंथी प्रोसेस है ये, डिजाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया दैट आर लेफ्ट बाय सिंपल बॉइलिंग वाटर मेथड। टिंडलाइजेशन का मेथड इसलिए भी ज्यादा यूज किया जाता है कि क्योंकि कुछ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं कि जिनके स्पोर्स जो होते हैं वो इतने टेम्परेचर पे नहीं मरते। लिहाजा जो टिंडलाइजेशन का प्रोसेस है वो इसलिए यूज होता है कि वो स्पोर्स को भी खत्म कर देता है और जो कुछ कम हीट से बैक्टीरिया रह जाते हैं वो उनकी किलिंग भी करवा देता है। ठीक है, मॉइस्ट ट्रीटमेंट इंडलाइजेशन, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग बॉइलिंग फॉर ए पीरियड टिपिकली 20 मिनट्स। 20 मिनट के लिए आप बॉयल करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, फिर आप कूलिंग करते हैं और इंक्यूबेट करते हैं फॉर अ डे। उसके बाद आप फिर से बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग करके आप फिर क्या करते हैं, उसको कूलिंग करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं फॉर अ डे, पूरे दिन के लिए, और फिर से आप उसको बॉईल करते हैं, कूल करते हैं और इंक्यूबेट करते हैं फॉर अ डे, पूरे दिन के लिए। द 3 incubation periods are to allow heat resistant spores surviving the previous boiling periods to grow या germinate which can killed by the next boiling step। ठीक है, तो 3 दफा बॉइलिंग करना, ठंडा करना और फिर से उनको क्या कहते हैं, इंक्यूबेट करना, फिर से बॉयल करना, इंक्यूबेट करना, ठंडा करना, और 3 दफा इस प्रोसेस को दोहराने का मकसद यही है कि वो सारे के सारे स्पोर जो कि बॉयल करने से दोबारा रिएक्टिव हो सकते हैं वो एक दफा से फिर से डेड हो जाए। उसके बाद कहता है द प्रोसीजर only works for the media that can support bacterial growth, it will not sterilize plain water। प्लेन वाटर को स्टरलाइज करने के लिए ये मेथड बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मॉइस्ट हीट में नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पास्चराइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी मिल्क और मिल्क इंडस्ट्री है वो पास्चराइजेशन की एप्लीकेशन पे काम कर रही है। अगर आज लुइस पास्चर ने ये टेक्निक इन्वेंट ना की होती तो आपकी बहुत सी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से फॉर्मुलेट नहीं कर सकती थी या इस तरह से प्रिजर्व नहीं हो सकती थी। आपकी डेयरी इंडस्ट्री जो है उसने फ्लॉप हो जाना था। सो पैस्चराइजेशन साइंटिस्ट था लुइस पास्चर, उसके नाम से इस टेक्निक का नाम पड़ा जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स को सेव करने के लिए यूज होती है। कहता है इट एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द वायबल पैथोजेंस इन लिक्विड सो दैट दे आर अनलाइकली टू कॉज डिजीज। मतलब ज्यादातर जो लिक्विड के अंदर पाए जाने वाले वायबल सब्सटेंसेस हैं उनसे दूर करने के लिए हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। इट यूज हीट एट टेम्परेचर सफिशिएंट टू इनएक्टिवेट हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इन मिल्क। ठीक है, लिहाजा सफिशिएंट टेम्परेचर और उसके ऊपर प्रेशर के ऊपर हम इनएक्टिवेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि हार्मफुल होते हैं मिल्क के लिए, एंड डज नॉट अचीव स्टरलाइजेशन। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम इससे 100% स्टरलाइजेशन अचीव कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर में भी एट
138 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड। टेम्परेचर कहता है 138 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी तक भी जा सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, फ्लैश मेथड जिसे कहते हैं। और 71 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 सेकेंड, और 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, या 62 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर 30 मिनट्स करते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में हमारे पास मॉइस्ट हीट आ जाती है। मॉइस्ट हीट में हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑटोक्लेव आ जाता है। ऑटोक्लेव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रेशर कुकर इन आवर किचन, जिसमें हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन किया जाता है और चीज को कुक कर लिया जाता है। ऑटोक्लेव उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। स्टैंडर्ड स्टरलाइजेशन है हॉस्पिटल्स के अंदर, इसी तरह से वर्क करता है जैसे कि वाटर कुकर में पानी बॉईल करता है। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, इंक्रीज प्रेशर की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा चला जाता है। और ऑटोक्लेव जो है इस दो डबल वॉल चैम्बर, एक डबल वॉल चैम्बर होता है in which air is replaced by pure saturated steam under pressure, ठीक है, जिसमें एयर जो होती है वो प्योर सैचुरेटेड स्टीम के थ्रू पास की जाती है। यानी कि एयर जो होती है, जो कॉन्टिन्यूस एयर आप दे रहे होते हैं, नीचे चूल्हा जल रहा होता है या बर्नर जल रहा होता है, और जो एयर बन रही होती है वो एयर कॉन्टिन्यूसली जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, ये देखें आप स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव को देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। द एयर इन द चैम्बर इज evacuated एंड filled with saturated steam, यानी कि वो एयर जो कि निकल रही होती है वो आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। द चैम्बर इज क्लोज टाइटली, द स्टीम कीप्स ऑन फिलिंग इनटू एंड द प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज। अब स्टीम वो सारी की सारी अंदर रहती है, नीचे से चूल्हा जल रहा होता है और टाइटली जो है वो उसका लिड बंद होता है और हीट पे हीट अंदर बनती चली जाती है। ठीक है, द आइटम्स टू बी स्टरलाइज गेट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द सैचुरेटेड स्टीम। अब वो जो आइटम हमने स्टरलाइज करने होते हैं वो तो मॉइस्ट हीट से क्या हो जाते हैं, स्टरलाइज हो जाते हैं इतनी प्रेशर वाली हीट से। which on contact with the surface of the material to be sterilized condenses to release its latent heat of condensation, which adds to already raised temperature of the steam, so that eventually all the microorganisms in whatever form are killed. So किसी भी मौजूद में माइक्रोऑर्गेनिज्म हो वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। उसके बाद कहता है द यूजुअल टेम्परेचर अचीव्ड इज 121 डिग्री सेंटीग्रेड एट प्रेशर ऑफ 115 पास्कल। जो यूजुअल टेम्परेचर अचीव किया जाता है वो कहता है कि वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एट 15 पास्कल, 15 पास्कल के ऊपर, यानी कि पास्कल जो है वो आपके पास यूनिट है प्रेशर का। द exposure time of the only 15 to 20 minutes. By increasing the temperature, the time for sterilizing is further reduced. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्टरलाइजेशन का टाइम भी कम होता जाता है। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑटोक्लेव के, अब ये पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में सबसे पहले आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ द ऑटोक्लेव। टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है, देयरफॉर स्पोर्स आर किल्ड, लिहाजा स्पोर्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम जनरेट एक्स्ट्रा हीट। अब वो जो कंडेंसेशन होती जाती है स्टीम की वो एक्स्ट्रा हीट जनरेट करती है, जिसे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद कहता है द कंडेंसेशन आल्सो अलाउज द स्टीम टू पेनिट्रेट रैपिडली इनटू द पोरस मटेरियल। अब वो जो कंडेंसेशन जो होती है स्टीम की फॉर्म के अंदर वो रैपिडली जो होती है वो पोर करती जाती है मटेरियल के अंदर, जो भी मटेरियल हमने निकालना होता है वो उसको पोर करती चली जाती है। नोट दैट कहता है ऑटोक्लेव आइटम मस्ट बी स्टीम परमिएबल। ऑटोक्लेव आइटम जो होते हैं वो स्टीम परमिएबल होते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइटम्स दैट आर लेकिंग वाटर। उन प्रोडक्ट्स के लिए आप कभी भी नहीं यूज कर सकते जो कि वाटर लेकिंग होते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है आपके पास मॉनिटरिंग ऑफ ऑटोक्लेव्स। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में आ गया मॉनिटरिंग ऑफ ऑटोक्लेव्स। फिजिकल कहता है यूज ऑफ थर्मोकपल्स टू मेजर एक्यूरेटली द टेम्परेचर। केमिकल में क्या आ जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ हीट सेंसिटिव केमिकल दैट चेंजेस कलर एट द राइट टेम्परेचर एंड एक्सपोजर टाइम। ऑटोक्लेव टेप आ गई और ब्राउन ट्यूब आ गई। बायोलॉजिकल में देखें कहता है वेयर ए स्पोर बीयरिंग ऑर्गेनिज्म इज एडेड ड्यूरिंग द स्टरलाइजिंग प्रोसेस।
and then cultured later to ensure that it has been killed. उसके बाद sterilizing by chemical method, यूजफुल है, प्लास्टिक आ गया एंड लेंस्ड इंस्ट्रूमेंट आ गया जैसे एंडोस्कोप वगैरह. एथाइलिन ऑक्साइड यानी चैम्बर आ गया. एथाइलिन ऑक्साइड अल्कलाइड्स डीएनए मॉलिक्यूल एंड देयर बाय इनएक्टिवेटिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एथाइलिन ऑक्साइड कहता है मे कॉज एक्सप्लोजन, वो एक्सप्लोजन कॉज करता है इफ यूज प्योर. अगर आप प्योर यूज करोगे तो वो एक्सप्लोजन कॉज करेगा. इट इज मिक्स्ड विद एन इनर्ट गैस, फॉर एग्जाम्पल नियॉन फ्रीऑन एट द रेशियो ऑफ 10:90. ठीक है. इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी एंड इज यूज टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60%. टेम्परेचर इसमें 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड एक्सपोजर पीरियड इज 4 to 6 hours. एक्टिवेटेड अल्केलाइन ग्लूटरल्डिहाइड ये 2% है. कहता है इमर्स आइटम्स इन सॉल्यूशंस फॉर अबाउट 20 minutes इफ ऑर्गेनिज्म इज टीबी. इन केस ऑफ स्पोर्स द इमर्शन 2 to 3 hours. ठीक है. अगर तो एक्टिवेटेड अल्कलाइन ग्लूटरल्डिहाइड 2% आप यूज कर रहे हो तो वो कहता है आपने तकरीबन 20 मिनट्स के लिए यूज करना है अगर ऑर्गेनिज्म टीबी का है. अगर स्पोर फॉर्म है तो स्पोर फॉर्म में पीरियड एक्सटेंड कर जाता है 2 to 3 आवर के लिए. आगे आ जाता है डिसइंफेक्टेंट्स. डिसइंफेक्शन हम जिस मटेरियल से करते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं. कहता है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो भी वो इफेक्ट करेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन अप टू द पॉइंट, यानी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन हमें चाहिए होती है. आफ्टर दिस लेवल नो एडवांटेज इन फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन. टाइम क्या है? डिसइंफेक्टेंट नीड टाइम टू वर्क. डिसइंफेक्शन को जरूरत होती है फॉर वर्क के लिए, टाइम टू वर्क करने के लिए जरूरत होती है. उसके बाद रेंज ऑफ एक्शन, इसकी रेंज कहाँ तक हो सकती है? कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स आर नॉट इक्वली इफेक्टिव अगेंस्ट द होल स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोब्स. फॉर एग्जांपल क्लोरल हेक्सिडीन इज लेस. क्लोरल हेक्सिडीन जो होता है वो कहता है कि वो एक लेस एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव कोकाई. उसके बाद मे बी इनएक्टिवेटेड बाय डर्ट, ऑर्गेनिक मैटर, proteins, pus, blood, mucus, feces, cork and some plastic. उसके बाद hypochlorides and glutaraldehyde. Hypochlorides and glutaraldehyde are more active against hepatitis virus than most other disinfectant. यानी कि जहाँ पे हेपेटाइटिस के वायरस को आपने टारगेट करना है वहाँ पे आप क्या यूज करोगे? वहाँ पे आप ज्यादातर जो है वो हाइपोक्लोराइड्स और ग्लूटाल्डिहाइड बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स यूज करेंगे. ठीक है. उसके बाद आगे आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट. फिनॉल एंड फिनोलिक्स. फिनॉल यानी कि कार्बोलिक एसिड इज ए सेल्डम यूज टुडे, बहुत कम यूज होता है. डेरिवेटिव्स ऑफ द फिनॉल मॉलिक्यूल हाउएवर आर वाइडली यूज्ड हो रहे हैं ये. ठीक है. फिनोलिक जो होता है वो इंज्योर कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इनएक्टिवेट कर देता है एंजाइम्स को और डीनेचर कर देता है प्रोटीन को. They are stable, persistent and are not sensitive to the organic matter. ये stable होते हैं, persistent होते हैं and are और organic matter से sensitive नहीं होते. ठीक है. उसके बाद O phenyl phenol, it is the main ingredients in most of the formulation of the Lysol. Lysol एक बड़ा अच्छा बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है तो ज्यादातर उसके अंदर फिनाइल फिनोल यूज होता है. ठीक है. उसके बाद हेक्सोक्लोरोफीन. हेक्सोक्लोरोफीन कहता है मेन इंग्रेडिएंट है आपका प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लोशन का. ठीक है. फाइसोफेक्स का यूज्ड इन दी नर्सरीज में यूज होता है एंड फॉर द सर्जिकल एंड हॉस्पिटल माइक्रोबियल कंट्रोल प्रोसीजर. हॉस्पिटल और माइक्रोबियल कंट्रोल प्रोसीजर्स के अंदर इसका यूज है, जिससे हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्किन से हटाने के लिए यूज करना है, जैसे स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई. एक्सेसिव यूज कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज, और एक्सेसिव कॉज जो है वो इनकी न्यूरोलॉजिकल डैमेज करवाती है. उसके बाद ट्राइकोलोसन कहता है इट इज वाइडली यूज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट. इट हैज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी. इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एक्टिविटी की. मिसाल के तौर पे स्पेशली अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम
नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी कि ट्राइकोलोसोन सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट नहीं बल्कि ग्राम नेगेटिव और फंजाई के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आगे आ जाता है आपके पास बाइगुनेट्स। बाइगुनेट्स कहता है क्लोरोहेक्सिडीन, अ मेंबर ऑफ द बाइगुनेट्स ग्रुप। क्लोरोहेक्सिडीन जो है वो इस ग्रुप का कंपाउंड है, इसका मेंबर है, और इज नॉट ए फिनॉल। वो फिनॉल नहीं है जो घरों में फिरने वाली फिनाइल होती है, फिनॉल, बट इट्स स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन रिजेंबल्स द हेक्साक्लोरोफीन। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द सर्जिकल स्किन प्रिपरेशन एंड सर्जिकल हैंड स्क्रब्स। अब आप जहां पे भी ओटी में वॉशअप होने के लिए जाते हैं तो उस टाइम में जितने भी आप क्या पाया जाता है उसमें हेक्साक्लोराइड जाती है, ठीक है, और जो कि स्क्रबिंग के लिए और प्रिपरेशन के लिए यूज होती है। हेलोजेंस जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर 7th ग्रुप को कहते हैं हेलोजेंस, उसमें आयोडीन आ जाती है। आयोडीन कहता है इफेक्टिव होती है अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, मैनी एंडोस्पोर, बहुत से एंडोस्पोर के लिए भी, इवन फंजाई एंड सम वायरसेस। इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्टिविटी मे बी इट्स कॉम्बिनेशन विद दी अमाइनो एंड टायरोसिन इन एंजाइम्स एंड सेलुलर प्रोटीन, इससे मिलती जुलती है। उसके बाद कहता है एन आइडोफोर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीन एंड एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। आइडोफोर डू नॉट स्टेन एंड आर लेस इरिटेटिंग देन आयोडीन, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर आयोडीन एंड, एग्जाम्पल आपके पास आ जाती हैं आइसोडीन एंड बीटाडाइन। उसके बाद आ जाती है क्लोरीन। कहता है क्लोरीन इज यूज्ड एज ए गैस और इन कॉम्बिनेशन विद अदर केमिकल। वो गैस के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और अदर केमिकल्स के तौर पे भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपकी क्लोरीन है। क्लोरीनिक गैस इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज, स्विमिंग पूल्स एंड सेवेज। सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑर्डिनरी हाउस होल्ड ब्लीच इज अ गुड डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद क्लोरामीन्स क्या है? क्लोरामीन्स कंसिस्ट ऑफ क्लोरीन एंड एमोनिया। देर आर मोर स्टेबल देन मोस्ट क्लोरीन। द यूएस मिलिट्री यूज tablets for the field of disinfectant of water. Chlorine dioxide is a essential form is used for the area disinfection, most notably to kill the endospores of the anthrax bacteria. ज्यादातर जो आपका सर्दियों में बरसात में जो आपका टैप्स में वाटर होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वॉसा वाले उसके अंदर जो है वो एक गोली मिक्स कर देते हैं जो कि क्या करती है, जो कि उस पानी की क्लोरीनेशन करवाने में हेल्प होती है। और अक्सर जिन दिनों में आपके बारिशें हो रही होती हैं उन दिनों में जो टैप से वाटर आ रहा होता है उसके अंदर खास किस्म की एक स्मेल आ रही होती है जो कि क्लोरीन की स्मेल होती है, जो कि इसी मकसद के लिए यूज की जाती है ताकि हम बैक्टीरिया को और पानी को वाटर फ्री बना दें और उसको पीने के काबिल बना दें। उसके बाद आ जाता है अल्कोहल्स। बोथ एथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल रबिंग अल्कोहल्स आर वाइडली यूज, नॉर्मली एट द कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 70%। ज्यादातर आइसोनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल जो है वो 70% की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर पाया जाता है, रबिंग अल्कोहल जिसे कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ 60% एंड 95% आर इफेक्टिव। और वो कहता है कि कंसंट्रेशन जो होती है वो 60% टू 90% तक जो होती है वो इफेक्टिव होती है। They are bactericidal and fungicidal but are not effective against endospore और non enveloped viruses. ये फंजीसिडल भी होता है और बैक्टीरियसिडल भी होता है। बैक्टीरिया को भी किल करने की कैपेसिटी रखता है और फंजाई को भी किल करने की कैपेसिटी रखता है, बट नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एंडोस्पोर्स और नॉन इन्वेलप्ड वायरस। लेकिन ये अच्छा नहीं होता जितने भी एंडोस्पोर्स हैं और नॉन इन्वेलप्ड वायरस हैं उनके लिए। आगे आपके पास आ जाता है अल्कोहल। अल्कोहल इनहेंसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर केमिकल एजेंट। अल्कोहल जो होती है वो इनहेंस करती है केमिकल ऑफ अदर केमिकल एजेंट्स को भी, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें ताकि मैं एग्जैक्ट 2 मिनट के बाद आपसे कोई स्टार्ट करूंगी, फिर आपका कोई स्टार्ट हो जाएगा। If you have any question, you can ask. You have 5 minutes.
किसी को समझ नहीं आ रही, क्विज के नाम पे सारे भाग गए हैं। मैंने कहा था ना कि रिवीजन सेशन में हम लोग रिवीजन करने के बाद मैं क्विज करवाऊंगी आपको। किसी को समझ क्यों नहीं आ रही है? चलें, सारे मुझे डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में डिफरेंस बताएं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन? हाँ जी, पूछ सकते हैं, पूछे आप। क्या सवाल है आपका? और डिसइंफेक्शन क्या होती है, सिद्रा और हबीबा? बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर लें क्विज में, कि बाकी लोग सोए हुए हैं क्लास में? डिसइंफेक्शन। ठीक है, शाबाश, सही है। सारों ने। बाकी और कौन रह गया? ओके। हाउ मेनी टाइप्स? सारे अपना इंडिविजुअल आंसर मुझे भेजेंगे, फिर ही आपकी अटेंडेंस लगेगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कर दिया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन की कितनी टाइप्स है? पार्किन डिजीज का इलाज नहीं बेटा, सिर्फ कंट्रोल ही है।
पार्किंसनिज्म का इलाज नहीं है। मतलब एडवांस एज पे होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेसिकली पार्किंसन। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसका जो डिफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि जो नर्वस सिस्टम की इंजरी है वो किस हद तक हुई हुई है। मतलब इरिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर तो इंजरी रिवर्सिबल है और पेशेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी है और उसकी इतनी फिजियो हो रही है और वैसे भी उसके इतने रिजर्व उसकी बॉडी में इतने अच्छे हैं, तो फिर तो पार्किंसन जो है वो भी फिर भी 100% ट्रीट नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है वो डिसेबिलिटी पेशेंट के अंदर रहती है। ठीक है। तो इसलिए इसका कंप्लीट कोई इलाज नहीं है पार्किंसनिज्म का ना। इट्स अ डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये एकदम से आपका पार्किंसनिज्म कब कहाँ से याद आ गया रोनाल्ड? ओके, फिजिकल मेथड में शाबाश, सादिया ने बताया फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इंक्लूड्स किलिंग ऑफ माइक्रोब्स बाय अप्लाइंग मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में क्या फर्क आता है? सादिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट? ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट का क्या फर्क है? ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट का फर्क क्या है, ये बताएं। चाहिए सो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में ये डिफरेंस आ जाता है। Sterilization, any process that eliminates, removes, kills or deactivate all forms of life. आबिदा, शाबाश। आबिदा ने बहुत अच्छा आंसर दिया। सादिया कहती हैं ड्राई हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम ऑफ द हीट द ऑब्जेक्ट एयर। सिद्रा कहती हैं इन मॉइस्ट हीट स्टीम मेथड यूज्ड। ठीक है, मॉइस्ट हीट में बॉइलिंग आ जाती है। सादिया, शाबाश। सादिया, हम कौन सी चीजों में ज्यादातर मॉइस्ट हीट यूज कर सकते हैं? कौन मुझे बताएगा? बेटा रोनाल्ड, ये जो पार्किंसनिज्म है ना, ये मतलब डिपेंड करता है कि वो एज कितनी है पेशेंट की ना। पेशेंट की एज पे ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कुछ न्यूरोलॉजिकल जो इंसल्ट्स हैं वो इस किस्म की लॉजिकल इंसल्ट्स इस किस्म की होती हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं होती। तो अब मैंने वही आपको बताया ना कि ये पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है। तो अगर तो उसको यंग एज पे है तो फिर वो रिकवर कर लेगा। ठीक है, उसकी फिजियो शिजियो होती रहे। ठीक है, उसकी मेडिकेशन प्रॉपर, कोई न्यूरो फिजिशियन उसको देख रहा हो। ठीक है, तो मैं कुछ कह सकती हूँ। लेकिन ये इरिवर्सिबल बेसिकली लॉस होता है। तो डिपेंड करता है कि वो जो आपके जिनको ये प्रॉब्लम है उनकी एज क्या है और उनके रिजर्व कितने अच्छे हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, ये जो आपका स्टरलाइजेशन का ये टॉपिक क्या है, कह लें कि ये आपकी बैकबोन है माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका।
क्या कहते हैं, मॉइस्ट हीट यूजिंग स्टीमिंग अंडर प्रेशर एंड बॉइलिंग मेथड। ठीक है, मतलब अच्छा मुझे आप बताएं ये कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके अगेंस्ट हम मॉइस्ट हीट यूज करते हैं, और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके अगेंस्ट हम ड्राई हीट यूज करते हैं। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट किन चीजों के लिए यूज की जाती है, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि ड्राई हीट के लिए यूज होते हैं, और कौन से ऐसे मटेरियल, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मॉइस्ट हीट के लिए यूज होती हैं। आप मुझे आंसर दें। बेसिक मेरा क्वेश्चन ये है कि इन विच मटेरियल, कौन से मटेरियल के लिए। कौन से मटेरियल के लिए हम ड्राई हीट यूज करते हैं और कौन से मटेरियल के लिए हम मॉइस्ट हीट यूज करते हैं। क्यों क्यों नहीं पता सिद्रा, पढ़ा क्या है आपने, आपको क्या पढ़ाया गया है? 3 दफा ये लेक्चर रिवाइज करा रही हो और आप कह रहे हो कि नहीं पता। और बताए, कोई कौन सा बच्चा बताएगा, कोई और बताए। कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो जिनके लिए मॉइस्ट हीट यूज होती है और कौन से ऐसे हैं जिनके लिए ड्राई हीट यूज होती है। 10 दफा मैंने क्लास में बताया आपको, इस किस्म के आंसर मुझे ना दिया करें आप। हाँ जी बताएं, कौन बताएगा। हबीबा आप बताएं, किधर गई हैं। सहर, हबीबा, कौन बताएगा। शाबाश, मैंने अभी बताया आपको क्लास में कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं कि जिनके अगेंस्ट जो है वो हम ड्राई हीट यूज करते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके लिए हम मॉइस्ट हीट यूज करते हैं। वो कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी चीजें हैं वो ये बताएं। शाबाश। वाटर, लिक्विड, स्टीम, यस, ड्राई और मॉइस्ट हीट है ना हमारे पास। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो कि क्या थे कि जिनके लिए हम ड्राई हीट डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते थे, उनके लिए हमने, शाबाश, वेरी नाइस सादिया, वेरी गुड। अब देखें ना, ये भी आप ही की क्लास की बच्ची है, वो से कोई से उसे मैंने कोई घर जाके तो नहीं पढ़ाया ना, जो उसको आया है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हीट लेबाइल हैं। बार बार लेक्चर में आया कि हीट लेबाइल सब्सटेंसेस, जैसे आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, आपके सीराज हैं, आपकी प्रोटीन्स हैं, वो सारी की सारी प्रोटीन इन नेचर है। अगर हम उनको डायरेक्ट ड्राई हीट में स्टरलाइज करेंगे तो ड्राई हीट में स्टरलाइज करने की वजह से क्या होगा कि वो डी नेचर हो जाएंगे। तो उनकी इस डी नेचरेशन से बचने के लिए हम उनको जो है फिर वो मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करते हैं, ताकि बीच में मॉइस्चराइजर रहे, मॉइस्ट रहे वो चीजें। ठीक है, एंटी सीराज वगैरह हो गए आपके, और एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीबॉडीज हो गई, ये चीजें हो गई। शाबाश, वेल डन सादिया, वेरी नाइस। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मुझे आप ये बताएं कि कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट्स हैं। कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट हैं, किसी भी डिसइंफेक्टेंट्स के नाम बताएं मुझे। डिसइंफेक्टेंट के नाम बताएं। डिसइंफेक्टेंट के आप मुझे नाम बता सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट के नेम कौन कौन से हैं। शाबाश, डिसइंफेक्टेंट के नाम बताएं मुझे।
शाबाश। आयोडीन, क्लोरीन, फिनोल, एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, अल्कोहल। शाबाश। नीलम ने जवाब दिया है एस्ट्रोक्सोल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाय हीट। ओके ठीक है, और इसके अलावा और बताएं। शाबाश। और इसके अलावा बताएं। शाबाश। ब्लीच सोल्यूशन। शाबाश, ये भी बहुत अच्छा है, ब्लीच सोल्यूशन भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलें, होपफुली समझ आ गई आज के लेक्चर की आप लोगों को। आज का सेशन इंफॉर्मेटिव था आप लोगों के लिए। होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, और हबीबा ने नहीं आंसर दिया अभी तक। हबीबा गायब हो गई है। चलें, पार्टिसिपेट किया करें क्विज के अंदर। थैंक यू सो मच क्लास।